हेलो फ्रेंड्स, मैं जुलेखा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम भारतीय न्याय संहिता का सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इस वीडियो का पर्पज होगा आपको सेक्शंस याद कराना। आपके सारे सेक्शन आपके टिप पर होंगे, बशर्ते आप हमारी कुछ गाइडलाइंस का फॉलो करेंगे। आपको करना क्या है, हमारे इस वीडियो को आप इंडेक्स लेके बैठिए, नहीं तो आप मोबाइल पर भी आपको इंडेक्स दिखता जाएगा, आप उसको देखते रहिए। अब आप ध्यान से फुल कंसंट्रेट होकर हमारी वीडियो को सुनते जाइए। 2 से 4 बार या 2 से 3 बार आप इसको सुन लेंगे, आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा। आप कुछ भी कर रहे हैं, अपनी वीडियो चला दीजिए, आप सुनते जाइए। आपको पूरे यूट्यूब पे आपको इस तरह की वीडियो नहीं मिलेगी। ये पहली वीडियो होगी जो आपको सेक्शन बेस आपको मिलने वाली है। ये आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू पे और मेंस में भी आपको आंसर राइटिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आंसर राइटिंग में होता क्या, बच्चों को फैक्ट याद होते, सेक्शन याद नहीं होते। तो सेक्शन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एग्ज़ाम में। अभी आपने 2022 पीसीएसजी का एग्ज़ाम देखा होगा, तो वो टोटल सेक्शन बेस्ड था और काफ़ी हार्ड था। बहुत ही सीनियर बच्चों का, जिन्होंने इंटरव्यू भी कंडक्ट किया हुआ है, वो बच्चे भी फेल हुए थे। तो ये वीडियो आपको बहुत ही सहायक साबित होने वाली है। बस आप फुल कंसंट्रेट के साथ सुनते जाइए। आइए हम शुरू करते हैं। तो भारतीय न्याय संहिता का सुपरफास्ट रिवीजन, ये हमारा इंडेक्स है, एक छोटे से कोटेशन के साथ में। क्या है कोटेशन, देखिए। जो लोग कभी मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, किस्मत उनका कभी हाथ नहीं छोड़ती। कारगिल गर्ल का ये कथन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण भी है, सभी के लाइफ में अप्लाई करें। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे, संघर्ष कर रहे हैं, उनके घर में परेशानियाँ होंगी, उनकी अपनी पर्सनल इश्यूज़ होंगे, लेकिन फिर भी वो मेहनत कर रहे हैं। आप यकीन मानिए, अगर आपने मेहनत का साथ नहीं छोड़ा है तो किस्मत भी आपका हाथ नहीं छोड़ेगी। एक ना एक दिन आप अपने इच्छित लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त करेंगे। इसी विशेष के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बस आप फुल आशा के साथ में लगे रहिए, मेहनत करिए, बहुत जल्दी आप सब कामयाब होंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं तो भारतीय न्याय संहिता किस सन का है, 2023 का है। इसके अगर हम चैप्टर की बात करें तो इसमें टोटल चैप्टर की संख्या 20 है और 358 और 358 धाराओं में इसे बांटा गया है। पहला जो हमारा है चैप्टर है प्रारंभिक की, धारा 1 से लेकर 3 तक है। पहले हमारा जो धारा है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार है, जिसे जनरली सभी सब्जेक्ट में होता है। तो धारा 1 को टोटल 6 खंडों में बांटा गया है। पहला क्लास इसका कहता है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ। दूसरे में इसके परिवर्तन की तिथि बताएगी कि ये कब से लागू होगा, तो 1 जुलाई 2024 से लागू, ये आप सभी जानते हैं। तीसरे खंड में बताएगा कि भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। चौथे खंड में बताएगा भारत से परे किए गए किंतु उनके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड बताया गया। और खंड 5 में राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता के विस्तार के बारे में बताया। खंड 6 जो है सेविंग क्लॉज बताया गया कि किस विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव नहीं डाला जाएगा। ये हमारा सेक्शन 1 हो गया। और सेक्शन 2 हमारा जो है, ये 2 में डिफिनेशन बताए गए हैं कुछ शब्दों, कुछ इसमें शब्द जो है लगभग 38 शब्दों को डिफाइन किया गया। 39 बताता है कि वे शब्द जो इस बीएनएस में परिभाषित नहीं है, अगर वो आईटी एक्ट में है या बीएनएसएस में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में परिभाषित है, तो उनका वही अर्थ लिया जाएगा। अगर उन शब्दों को यहाँ परिभाषित नहीं दिया गया जो वहाँ बताया गया, इन दोनों आईटी एक्ट में या बीएनएसएस में। अब देखते हैं हम धारा 3। तो धारा 3 की बात करें तो धारा 3 में टोटल क्लासेस की संख्या 9 है। 9 है। पहले क्लास में इसमें बताया गया है कि पहले क्लास बताता है एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव। दूसरे क्लास में बताया गया है धारा 3 का, माफ़ कीजिएगा, धारा 3(1) में जो हमारा क्लास 1 है बताया गया संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अधीन समझा जाना। 2 में बताया गया है 3, क्लास 2 में बताया गया एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव। 3 खंड 3 में बताया गया पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति। और 3 खंड 4 में बताया गया कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता है। धारा 3 खंड 5 में बताया गया है समान आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किया गया है, जो आईपीसी में धारा 34 थी, समान आशय वाली धारा, वो अब धारा 3 खंड 5 होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। 3(6) में बताया गया जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है। 3 खंड 7 में बताया गया है अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोक द्वारा कार्य परिणाम। 3 खंड 8 में बताया गया किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग करना। और 3 खंड 9 में बताया गया है कि आपराधिक कार्य में संपृक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। अब अगली धारा देखते हैं। अगला अध्याय हमारा आ जाता है दंडों के विषय में। धारा 4 से लेकर 13 तक जाता है ये, और दंडों के विषय में तो देखते हैं धारा 4। अब इसमें हुआ क्या है कि नए एक्ट में कि एक ही धारा के अंदर कई धाराएं समाहित करने को सिर्फ क्लासेस में बांट दिया गया है। बस आप सुनते जाइए, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। धारा 4 कहती है दंड के बारे में, ठीक है। धारा 4 में बताया गया तो दंड बताया गया। 5 में बताया गया है दंड, इसमें 5 का खंड जो 1 है बताया मृत्यु दंडादेश का लघुकरण और आजीवन कारावास का दंडादेश का लघुकरण।
और इसी खंड में समुचित सरकार की भी परिभाषा दी गई। धारा 6 में बताया गया दंड विधेयों की भिन्न, तो जब भिन्न करेंगे तो कितने वर्ष माना जाएगा, तो भिन्न खंडों में 20 वर्ष के तुल्य गिना जाएगा। पहले में शायद 14 था। अभी देखते हैं धारा 7 देखते हैं। तो धारा 7 में दंडादेश कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका भाग कठिन या सादा हो सकेगा। ये 7 में बताया गया। 8 भी कई क्लासेस में बटा हुआ है, टोटल 7 खंडों में बटा हुआ है। तो धारा खंड 8 का खंड 1 बताता है जुर्माने की रकम, 2 बताता है 8.2 जुर्माना नहीं देने पर कारावास का दंडादेश, 8.3 बताता है जबकि कारावास और जुर्माना दोनों आदिष्ट किए जा सकते हैं तब जुर्माना नहीं देने पर कारावास की अवधि, 8.4 बताता है जुर्माना नहीं देने पर किस भांति का कारावास होगा, और 8.5 बताता है जुर्माना नहीं देने पर कारावास जबकि केवल अपराध जुर्माने से दंडनीय। जैसे अगर 2 महीने की कारावास की सजा थी तो वहाँ पे 5,000 रुपये का जुर्माना होगा, और 4 महीने का कारावास था तो वहाँ पे 10,000 होगा, और 4 महीने से ज़्यादा है, कितना 10,000 से ज़्यादा है तो वो कितना भी, इसको फिर से मुझे 60 जो 8 खंड 5 है जो पहले IPC में 67 हुआ करता था, इसमें कि जुर्माना नहीं देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय। अगर जुर्माना केवल 5,000 रुपये दिया गया था तो 5,000 रुपये नहीं दिया जाएगा, तो इसके ना देने के व्यतिक्रम होने पर 2 महीने का कारावास दिया जाएगा। और वही जुर्माने की रकम अगर 10,000 रुपये तक है, 5 से ज़्यादा और 10,000 तक है, तो वहाँ पे जो कारावास होगा वो 4 महीने का होगा, और अगर 10,000 से अधिक का जुर्माना है तो वहाँ पे जो कारावास होगा वो 6 महीने का होगा। ये धारा 8 खंड 5 बताता है। 8 खंड 6 बताता है कि जुर्माने की रकम जुर्माना आदि देने में व्यतिक्रम होने पे, तो 8 का जो 6 है वो जुर्माना देने पे कारावास का पर्यवसान हो जाना, खंड उसमें बताएगा जुर्माने का अनुपातिक भाग के दिए जाने की दशा में कारावास का पर्यवसान हो जाना बताएगा। 8 खंड 7 बताता है जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान उद्ग्रहणीय होना संपत्ति का दायित्व से उन्मुक्त नहीं करती है। धारा 9 बताता है कई अपराधों से मिलकर बने अपराधों के लिए दंड की अवधि बताता है। धारा 10 बताता है, डाउट इसमें आता है कि कोई अपराध में एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड जबकि निर्णय में यह कथित है या क्या संदेह है कि किस अपराध का दोषी। धारा 10 को आप 10 से डाउट याद कर लें, 10 से डाउट जो पहले 72 थी। धारा 11 आता है एकांत परिरोध बताया गया। 12 में एकांत परिरोध की अवधि बताई गई। 13 में पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात कतिपय अपराधों के लिए वर्तित दंड, इसमें एनहेंस पनिशमेंट बताया गया 13 में। अब ये देखिए हमारा जो है 13, अब ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जा रहा है, चैप्टर 13 है, माफ़ कीजिएगा, चैप्टर 3 है, 3 है 14 से 44 तक, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चैप्टर में पूछा जाता है। इसको चलिए एक बार रिवाइज करते हैं हम लोग अच्छे से। तो देखिए चैप्टर 3 देखते हैं, इसमें धारा 14 देखते हैं। 14 क्या कहता है, 14 कहता है विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य के भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। 15 जो है न्यायिक रूप से कार्य करने है तो न्यायाधीश का कार्य। जज की धारा कौन सी, जज को संरक्षण मिलता है तो वो 15 है। और न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य, यानी कि जो न्यायालय के निर्णय उनके अनुसरण में जो कार्य किए जाते हैं उनको संरक्षण मिलता है 16 में, यानी से जल्लाद की धारा के नाम से याद कर सकते हैं। 17 में आता है विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, धारा 17 है। धारा 18 देखते हैं विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। 18 को आप एक्सीडेंट याद कर सकते हैं, और 19 को आप जो है रूल ऑफ नेसेसिटी आवश्यकता के सिद्धांत से याद कर सकते हैं कि कार्य जिससे अपहानिकारिक होना संभावित किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया। 20 हमारा आता है 7 वर्ष से कम आयु के बालक का कार्य। ये इन धाराओं में आने वाले जो मतलब कार्य होंगे वो अपराध नहीं माने जाएंगे। 21 बताता है 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के बालक का कार्य। 22 में विकृत वाले व्यक्ति, 20 में जो था डोली इन कैपेस का सिद्धांत है, और 21 में डोली कैपेस का सिद्धांत है, और 22 तो आपका ये जो है विकृत व्यक्तियों का कार्य है। इसमें कई महत्वपूर्ण केस भी बताए गए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैकनाटन रूल हो गया, वाइट बीच टेस्ट हो गया, नॉर्ड का केस हो गया, वाकर का केस, कई केस बताए गए हैं, तो हम डिटेल वाली धाराओं में देखेंगे। अब देखिए 23 धारा आती है, तो ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मध्यता में होने के कारण निर्णय को पहुँचने में असमर्थ है, आप अनिच्छित मध्यता के नाम से भी याद कर सकते हैं धारा 23 को। धारा 24 देखिए ऐच्छिक मध्यता, यानी कि इसमें इच्छा से मध्यता की जाती है, किसी व्यक्ति द्वारा मध्यता में किया गया अपराध जिसमें विशिष्ट आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है। अब धारा 25 देखते हैं सम्मति के बिना। 25 में सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोरोपति कारित करने का आशय न हो और उसकी संभाव्यता का ज्ञान न हो। धारा 26 है किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। धारा 27 है, इसमें आप फायदे के लिए है किया जाता है, याद कर सकते हैं। धारा 27 है संरक्षक द्वारा या सम्मति, संरक्षक द्वारा उसकी सम्मति से बालक या विकृत वाले व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। धारा 28 है
इसमें सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि भाई या धर्म के अधीन दी गई हो। यहाँ पर 12 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति की सहमति बताई गई है। धारा 32 से ऐसे कार्यों का प्रवर्जन जो कार्य तथा हानि के बिना भी स्वतः अपराध है। धारा 30 से सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। और धारा 31 से सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना। धारा 32 से धमकी द्वारा विवश किया जाता है। इसमें वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है। धारा 33 से तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य। अब यहाँ से जो होता है नया सेगमेंट स्टार्ट हो जाता है। धारा जो 34 से लेकर 44 तक जाता है, जो IPC में 96 से लेकर 106 तक जाता है, प्राय प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में है। ये आपको 34 से 44 तक है, इसको देखिए। तो धारा 34 में क्या क्या बताया गया कि प्राय प्रतिरक्षा के अधिकार में की गई बातें अपराध नहीं है। 35 में बताया गया है कि शरीर तथा संपत्ति की प्राय प्रतिरक्षा का अधिकार। 36 में है कि ऐसे व्यक्ति के कार्यों के विरुद्ध प्राय प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत यानी कि जो पागल वागल हैं इनके विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है। धारा 37 निर्बंधन की धारा कही जाती है। अधिकार कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। धारा 38 मोस्ट इंपॉर्टेंट धारा है। इसमें शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कार्य करने पर कब होता है, इसमें वो दशाएं बताई गई जहाँ पे प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार मृत्यु कार्य तक करने तक हो जाता है। तो धारा 38 में टोटल 7 खंड बताए गए हैं, जहाँ पे 7 दशाएं बताई गई जहाँ पे किसी व्यक्ति को मृत्यु कार्य करने तक का भी अधिकार प्राप्त हो जाता है। पहला बताया गया है कि अगर मृत्यु कार्य करने का हमला किया गया, गौर उत्पत्ति है। तीसरे में बलात्संग है। चौथे में प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति है। 5वें में है अपहरण व्यापारण करने का। 6ठे में है अगर ऐसी परिस्थिति में उसका सदुपयोग किया जाए जहाँ पे किसी लोक प्राधिकारी की सहायता न मिल पाए तो ये कंडीशनल माना जाता है। और जो 7वां है यहाँ पे एसिड का है, ऐसे हम लोग फेंकने या देने के लिए कृत्य है। तो ये धारा 38 थी, काफ़ी इम्पोर्टेंट। धारा 39 देखते हैं 39। तो कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक होता है। जाहिर सी बात है 38 की कंडीशन अगर नहीं अप्लाई होती तो वहाँ पर मृत्यु कारित नहीं करेंगे, कोई अन्य अपहानि कारित कर सकते हैं। धारा 40 में बताया गया कि शरीर के प्राण प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना कब स्टार्ट होगा, कब बना रहेगा। 41 से कब संपत्ति के प्राण प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक। अगर संपत्ति की प्रतिरक्षा करने में मृत्यु कारित करेंगे वो धारा 38 है। और संपत्ति की शरीर की रक्षा करने के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हैं वो धारा 38 है। और संपत्ति की प्रॉपर्टी की अगर डिफेंस में अगर जो है बचाव में मृत्यु कारित करेंगे वो धारा 41 है। और दोनों इम्पोर्टेंट है, 38 भी और 41 भी। 41 की थी कब संपत्ति की प्राप्त प्रतिष्ठा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है, तो 41 में बताया गया है। इसमें टोटल 4 चीज़ बताई गई। अगर लूट है, रात्रिगृह भेदन है, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि है जो किसी निर्माण का जनयान आदि में की गई है, जहाँ मानव आवास के रूप में अभिरक्षा के लिए प्रयोग होता है। चौथा बताया 5वां इसमें जो चौथा खंड है वो चोरी रिष्टि गिराधिचार और जो ऐसी परिस्थिति में किया जिसमें युक्ति शासन का कार्य प्रकृति है कि अगर अधिकार का प्रयोग न किया गया तो वहाँ पर मृत्यु गौरवपति हो सकती है। तो इसमें 4 कंडीशन थी। हमने शरीर के विरुद्ध देखा था तो वहाँ पे 7 कंडीशन थी और संपत्ति में 4 कंडीशन। कौन कौन सी? लूट, रात्रिगृह वेदन, अग्नि द्वारा रिष्टि और चोरी रिष्टि गिराधिचार जिसमें युक्त संभावना है कि मृत्यु कारित हो जाएगी। धारा 42 देखते हैं तो ऐसे अधिकार का विस्तार व्यक्ति से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक कब होता है। धारा 43 में संपत्ति के प्राप्त प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। धारा 44 से घातक हमले के विरुद्ध प्राप्त प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने का जोखिम हो। धारा 45 अब देखते हैं, यहाँ से एक नया चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। ये हमारा अपूर्ण अपराध के बारे मतलब जो ये अपराध ऐसे होते हैं जो कंप्लीट नहीं होते हैं। तो ये दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयास के विषय में, दुष्प्रेरण के विषय में। तो इसमें देखिए ये हमारा 45 से लेकर 62 तक जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा जो है सेक्शन इसके लिए भी हो जाता है। इसमें देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं 45 बताता है किसी बात का दुष्प्रेरण, 46 बताता है दुष्प्रेरक, 47 बताता है भारत से बाहर के अपराधों का दुष्प्रेरण और 48 जो है ये नई ऐड हुई है, नई जोड़ी हुई धारा है कि भारत में अपराधों का भारत से बाहर दुष्प्रेरण। 49 है दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए जहाँ की उसके दंड के लिए अब कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है। 50 आते हैं, धारा 50 बताते हैं कि दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं तो आते हैं 51 पे आते हैं तो 51 कहता है दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है। सेक्शन 52 देखते हैं, धारा 52 देखते हैं तो इसमें दुष्प्रेरण कब दुष्प्रेरण
कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दंड से दंडनीय है। 53 है दुष्प्रेरक कार्य से कार्य दुष्प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आश्रयित से भिन्न हो। अब आप देखते हैं धारा 54 देखते हैं यहाँ से धारा 54 में अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई दुष्प्रेरक जो है उसी समय उपस्थित है तो वहाँ पर इसका प्रभाव क्या होगा, इंपॉर्टेंट धारा 54। 55 मृत्यु आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण। 56 कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण। 57 लाभ लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण। 58 मृत्यु आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना। 59 है किसी ऐसे अपराध किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है। धारा 60 कारावास से दंडनीय अपराध की परिकल्पना को छिपाना। अब देखिए आता है सेक्शन 61 और 62। 61 कहता है आपराधिक षड्यंत्र के बारे में, इसका क्लास 1 जो है उसमें आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है और 61 का क्लास 2 में इसके पनिशमेंट की बात की गई है। अब 62 देखते हैं तो ये हमारा 8वीं की धारा है कि आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न का दंड, जो आईपीसी में कौन सी धारा हुआ करती थी, 511। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अध्याय 5 आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये अध्याय 5। अभी तक के जितने भी हम चैप्टर बता रहे हैं 1 2 3, 1 में चाहे प्रारंभिक की हो, 2 में डेफिनेशन हो, 3 में आपको पनिशमेंट बताया गया है, 3 में आपका साधारण अपराध बताया गया है और 4 में ये अपूर्ण अपराध बताए गए थे जिसमें षड्यंत्र और अबेटमेंट और अटेम्प्ट, ये सब चीज़ें बताई गई थी। और 5 हमारा जो चैप्टर है वो 63 से लेकर 99 तक जाता है और इसे 5 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में स्त्री और बालकों के विरुद्ध अपराधों के विषय में बताया गया है जो 63 से लेकर 73 में बताया गया है और इसके बाद स्त्रियों के विरुद्ध आपराधिक बल और हमले के विरुद्ध में बताया गया है जो सेक्शन 74 से लेकर 79 तक बताया है। तीसरे खंड में विवाह संबंधी अपराध है धारा 80 से लेकर 87 तक बताया गया है और जो चौथा खंड है गर्भपात कारित करने के विषय में बताया गया तो जो धारा 88 से लेकर 92 तक में है और 93 से लेकर 99 तक बताया गया बालकों के विरुद्ध अपराधों के विषय में। अगर हम देखते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो इसमें देखिए 63 में हमारा बताया गया बलात्संग के बारे में, इसमें जो है रेप के बारे में बताया गया 63 में। 64 में बलात्संग के लिए दंड बताया गया, 64 में। तो देखिए इसके जो पहला क्लास है 64 में उसमें बताया गया 10 वर्ष से कम नहीं होगा जो आजीवन कारावास तक हो सकता है और 64 का सेकंड क्लास में जो पनिशमेंट है वो बताया गया 20 वर्ष से कम नहीं होगा आजीवन कारावास होता है। 65 में कतिपय मामलों में बलात्संग के लिए दंड, इसमें 2 क्लासेस में पनिशमेंट है। पहले क्लास में बताया गया कि जो 20 वर्ष से कम नहीं होगा लेकिन आजीवन कारावास तक हो सकता है, इसमें ये शायद 16 वर्ष बताई गई है और जो सेकंड क्लास में बताई गई है इसमें जो बताया गया है इसमें 20 वर्ष से कम नहीं होगा आजीवन कारावास हो सकती है और इसमें डेथ पनिशमेंट भी बताया गया है। धारा 66 देखते हैं 66 पीड़िता की मृत्यु या सतत उत्रशील दशा कारित करने के लिए दंड इसमें बताया गया है। इसमें 20 वर्ष से कम नहीं होगा जो कि आजीवन कारावास तक या मृत्यु दंड का भी इसमें पनिशमेंट बताया गया है। 67 देखते हैं। 67 है पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथककरण के दौरान मैथुन, इसमें 2 वर्ष से कम नहीं होगा जो 7 वर्ष तक हो सकती सजा और जुर्माना बताया गया। पृथककरण की धारा 67 है। 68 में प्राधिकार वाली बात की गई है कि प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन होता है तो 5 वर्ष से कम नहीं होगा जो 10 वर्ष तक हो सकता है और जुर्माना बताया गया। 69 नई धारा जोड़ी गई है, इसमें प्रवंचनापूर्ण साधनों आदि का प्रयोग करके मैथुन होता है, शादी का झांसा दे करके किसी के साथ रिलेशन बनाते हैं तो वो उनके लिए ये धारा 69 रखी है। तो 69 नई जोड़ी गई, इसमें 10 वर्ष से कम जो सज़ा होगी 10 वर्ष तक हो सकती है और जुर्माना ऐड होगा। फिर आता है धारा 70 सामूहिक बलात्संग के लिए बताएगा जो 376 डी और DA-DB थी उसे अब धारा 70 में ऐड कर दिया गया। सामूहिक बलात्संग इसमें भी 2 क्लासेस में पनिशमेंट बताएगा। पहले क्लास में बताएगा 20 वर्ष से कम नहीं होगा जो आजीवन कारावास तक हो सकता है और जुर्माना हो जाएगा। फिर दूसरे क्लास में बताएगा जो 18 वर्ष से कम की आयु की महिला के साथ अगर रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है तो वहाँ पर जो पनिशमेंट होगा वो आजीवन कारावास और जुर्माना या मृत्युदंड हो सकता है। धारा 71 है रिपीटेशन के बारे में, पुनरावृत्ति करता अपराध के लिए दंड बताया गया है। धारा 72 है कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकट करेगा तो धारा 72 है और ये धारा 73 नई ऐड हुई है। इसमें अनुज्ञा के बिना न्यायालय की कार्रवाइयों से संबंधित किसी मामले का मुद्रण या प्रकाशन करना, धारा 73 नई ऐड हुई है। अब जो हमारा अगला शुरू होगा वो है महिला के विरुद्ध आपराधिक बल और हमला के विषय में। इसे आता है धारा 74 में आता है, इसे लज्जा भंग के नाम से जानते हैं धारा 74 को। इसमें बताया गया है कि महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग जो 354 हुआ करती थी और धारा 74 हो गई है। 375 में लैंगिक उत्पीड़न बताया गया
जो 354 थी उसे धारा 74 बता दिया गया, जो 354A थी उसे 75 अब हो गई है। 75 में लैंगिक उत्पीड़न और धारा 76 विवश करने के आशय से महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना 76। धारा 77 है दृश्यरतिकता, 78 है पीछा करना, 79 है अंग शब्द अंग विक्षेप या कार्य जो किसी महिला की लज्जा का अनादर करने के लिए आश्रित थे। 79 जो 509 IPC में करती थी। अब धारा 80 देखते हैं तो धारा 80 दहेज मृत्यु, 304 भी IPC हुआ करती थी। अब धारा 81 है विवाह की प्रवंचना, विधिपूर्ण विवाह की प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास। तो विवाह की प्रवंचना किसमें देंगे, धारा 81 में दिया जाएगा। धारा 82 है बाइगेमी की धारा कही जाती है, पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना। धारा 83 विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्ण विवाह कर्म पूरा कर लेना। धारा 84 है विवाहित महिला को आपराधिक आशय से कुचलाकर ले जाना या निरुद्ध रखना। धारा 85 क्रूरता की है, जो 498 हुआ करती, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है और क्रूरता के नाम से जाना जाता था इसे, किसी महिला के प्रति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता। धारा 86 नई एड में क्रूरता की परिभाषा दी गई हुई है। धारा 87 है जो 366 हुआ करते थे, बहुत इंपॉर्टेंट धारा थी। तो धारा 87 है विवाह आदि को करने के विवश करने के लिए किसी महिला को व्यभिचारित करना, अपहरित करना या उत्प्रेरित करना। धारा 88 यहाँ से शुरू होता है, आपका नया स्टार्ट हो जाएगा, चौथा खंड है, इसमें बताया गया 88 से लेकर 92 तक। 88 में गर्भपात कारित करना, 89 में महिला की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना और 90 है गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा मृत्यु अगर हो जाती है तो धारा 90 लगेगी। बालक का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। 92 ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानववध की कोटि में आता किसी सजीव आजाद बालक की मृत्यु कारित करना। अब धारा आते हैं 5वां खंड है बालकों के विरुद्ध अपराधों के विषय में। धारा 93 बालक के पिता या माता या उसकी देखरेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के बालक का आरक्षित डाल दे जाना और परित्याग। 94 मृत शरीर के गुप्त व्ययन या द्वारा जन्म छिपाना। 95 है अपराध को कारित करने के लिए बालक को भाड़े पर लेना, नियोजित करना या नियुक्त करना। 96 में बालक का उपापन है। 97 10 वर्ष से कम आयु के बालक के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यपहरण या अपहरण। 98 वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए बालक को बेचना। 99 वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए बालक को खरीदना। अध्याय 6 हमारा स्टार्ट होता है जो धारा 100 से लेकर 146 तक जाता है पूरा, और ये मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में है, जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में है और इसे भी कई भागों में बांटा गया है। टोटल 5 खंडों में बांटा गया है इसे। पहले खंड में बताया गया जीवन के लिए संकटकारी अपराध जो 100 से लेकर 113 तक जाएंगे। दूसरे में उपहत्या 114 से 125 है। तीसरे में अवरोध परिरोध के बारे में बताया गया 126 से 127 है और आपराधिक बल हमला के बारे में 128 से लेकर 136 तक जाता है। फिर व्यपहरण अपहरण के बारे में 137 से लेकर 146 तक में बटा हुआ है। जो 16 में घोरपति, 17 में स्वच्छा घोरपति कारित करने के लिए पनिशमेंट बताया गया है और सेकंड क्लास में है, इसमें बताया स्वच्छा घोरपति कारित करने के लिए दंड सेकंड क्लास में 325 हुआ करती थी वो 117 2 हो गई। 118 देखते हैं तो खतरनाक आयुध या साधन द्वारा स्वच्छापति या घोरपति कारित करना। 119 से संपत्ति उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर कराने के लिए स्वच्छापति या घोरपति कारित करना। 120 से संस्वीकृति उद्यापित करने या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वच्छापति या घोरपति कारित करना। 121 से लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोप्राप्त करने के लिए स्वच्छापति या घोरपति कारित करना। 122 से प्रकोपन पर स्वच्छापति या घोरपति कारित करना। 123 से अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपपति कारित करना। 124 से अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा घोरपति कारित करना। 125 से कार्य जिससे दूसरों का जीवन या व्यक्तिगत क्षेम संकटापन्न। अब आता है सदोष परिरोध के विषय में तो 126 में सदोष अवरोध है, 127 में सदोष परिरोध। इसे भी क्लासेस के अंतर्गत बांटा गया, हम उनको देख लेते हैं क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 126 हमारा सदोष परिरोध है, इसमें खंड 1 जो है सदोष अवरोध की परिभाषा दी गई, क्लास 2 में इसके पनिशमेंट की बात की गई है और जो 127 है सदोष परिरोध, इसमें जितनी भी धाराएं थी 127 में समाहित कर दी, यानी कि 340 से लेकर 348 IPC में थी वो सारी एक ही धारा 127 में ऐड कर दी गई, उसको क्लासेज में रखा गया। कौन कौन से क्लासेज देख लेते हैं कि 127 का क्लास 1 सदोष परिरोध की परिभाषा देता है।
और 127 का क्लास 2 बताता है सदोष परिरोध के लिए पनिशमेंट है। 127 का क्लास 3 है 3 या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध। 127 में 4, 10 या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध। 127 5 ऐसे व्यक्ति का सदोष परिरोध जिसके छोड़ने के लिए रिट निकल चुकी है। 127 खंड 6 गुप्त स्थान में सदोष परिरोध। 127 खंड 7 संपत्ति उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य करने के लिए मजबूर करने के लिए सदोष परिरोध। और 127 क्लास 8 संस्वीकृति उद्यापित करने के लिए या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन करने के लिए सदोष परिरोध। तो ये 127 के टोटल 8 खंड जो हमने आपको बताए। अगली धारा देखते हैं तो 128 देखते हैं। यहाँ से आपराधिक बल हमले के विषय में स्टार्ट हो जाता है। तो 128 में बल बताया गया है और 129 में आपराधिक बल बताया गया है। 130 में हमला बताया गया। 131 में गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दंड है। 132 में लोक सेवक को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में भयप्रद करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। 133 से गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। 134 से किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली संपत्ति की चोरी के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। 135 से किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। 136 से गंभीर प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, व्यापारण, अपहरण, दासत्व, बलात्कार के विषय में। 137 व्यापारण और 138 में अपहरण, इन्हें भी क्लासेस के अंतर्गत बांटा गया है, देख लेते हैं। 137 में बताया गया व्यापारण, और इसमें भारत में से व्यापारण सेकंड क्लास में आता है, जिसमें विधिपूर्ण संरक्षितता में से व्यापारण भी 137 में रख दिया गया। 138 में हमारा आता है तो अपहरण, यानी कि जो 362 एबडक्शन था वो अब 138 में है। 139 देखते हैं तो भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए बालक का व्यापारण या विकलांगीकरण। नेक्स्ट हमारी धारा है 140 हत्या करने के लिए या फिरौती आदि के व्यापारण या अपहरण के लिए। धारा 141 देखते हैं विदेश से बालिका या बालक का लाना। 142 व्यापारित या अपहरित व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना। 143 है व्यक्ति का दुर्व्यवहार। 144 है ऐसे व्यक्ति का जिसका दुर्व्यवहार किया गया, शोषण। 145 दासों का अभ्यासिक व्यवहार करना। 145 दासों का अभ्यासिक व्यवहार करना। 146 विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम। अब आता है अध्याय 7 147 से 158 राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में है। इसमें देखते हैं, इसमें धारा 147 से भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना। 148 धारा 147 द्वारा दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र। 149 में भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना। 150 है युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से छिपाना। 151 है किसी विधि पूर्ण शक्ति के प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना। 152 है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के बारे में अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य। यानी 152 भारत के संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य। 153 है भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाले किसी विदेशी राज्य के विरुद्ध युद्ध करना। 154 भारत सरकार के साथ शांति के संबंध रखने वाले विदेशी राज्य के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना। 154 भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाले विदेशी राज्य के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना। 155 हो गया। 153 और 154 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई संपत्ति प्राप्त करना है। 156 है लोक सेवक का स्वेच्छया राज कैदी या युद्ध कैदी का निकल भागने देना। 157 उपेक्षा से लोक सेवक का ऐसे कैदी का निकल भागना सहन करना। 158 ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या संशय देना। फिर आता है अध्याय 8। अध्याय 8 हमारा 159 से 168 तक जाता है। अब इसमें देखते हैं तो धारा 159 159 विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न। 160 विद्रोह का दुष्प्रेरण यदि उनके परिणाम स्वरूप विद्रोह किया जाए। 161 सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारी पर जबकि वह अधिकारी अपने पद निष्पादन में हो हमले का दुष्प्रेरण। 162 है ऐसे हमले का दुष्प्रेरण यदि हमला किया जाए। 163 सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा अभ्यत्यजन का दुष्प्रेरण। 164 इम्पोर्टेंट है अभ्यत्याजक का संशय देना। 165 मास्टर की उपेक्षा से किसी वाणिज्यिक जलयान पर छिपा हुआ अभ्यत्याजक। 166 सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा अनधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण। 167 167 कतिपय अधिनियमों के अधीन व्यक्ति।
168 सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या टोकन धारण करना। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछी गई है। अध्याय 9 आता है 169 से 177 तक। इसमें निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में है। तो 169 से देखते हैं, तो 169 से 177 तक जाता है। तो 169 अभ्यर्थी निर्वाचन अधिकार परिभाषित, 170 में रिश्वत, 171 में निर्वाचनों में असम्यक असर डालना, 172 निर्वाचन में प्रतिरूपण, 173 इंपॉर्टेंट है रिश्वत के लिए दंड, 170 में रिश्वत की परिभाषा और 173 में रिश्वत के लिए दंड। इंपॉर्टेंट है दोनों धाराएं। 174 निर्वाचनों में असम्यक असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दंड, 175 निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन, 176 निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदा, 177 निर्वाचन लेखा रखने में असफलता। अध्याय 10 देखते हैं 178 से 188 तक जाता है। 10 धाराओं में 11 धाराओं में ये पटा हुआ है। देखते हैं तो सिक्कों, करेंसी नोटों, बैंक नोटों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में इसका चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। अध्याय 10 में नोट, सिक्के, करेंसी के बारे में बताया गया है। 178 से 188 178 देखते हैं तो 178 है सिक्कों, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोटों का कूटकरण। 179 कूटकृत या कूट रचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट का असली के रूप में उपयोग में लाना। 180 कूट रचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को कब्जे में रखना। 181 लिखित या कूट रचना के लिए सामग्री या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट का बनाना या कब्जे में रखना। 182 करेंसी नोट या बैंक नोटों के सदृश रखने वाले दस्तावेजों की रचना या उपयोग। 183 सरकार को हानिकारित करने के आशय से उस पदार्थ पर से जिस पर सरकारी स्टाम्प लगा हुआ है लेख मिटाना या दस्तावेज से वह स्टाम्प हटाना जो उसके लिए उपयोग में लाया गया हो। 184 ऐसे सरकारी स्टाम्प का उपयोग जिसके बारे में ज्ञात हो कि उसका पहले उपयोग हो चुका है। 185 स्टाम्प के उपयोग किए जा चुकने का द्योतक चिन्ह छीलकर मिटाना। 186 बनावटी स्टाम्प का प्रतिषेध। 187 टकसाल में नियोजित व्यक्ति द्वारा सिक्के का उस वजन या मिश्रण से भिन्न कारित किया जाना जो विधि द्वारा नियत है। 188 टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधि विरुद्ध रूप से लेना। अध्याय 11 आता है लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। 189 से लेकर 197 तक। यहाँ पे 189 धारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तो कितनी सारी धाराएं ऐड कर दी गई। विधि विरुद्ध जमाव, इसको हम विस्तार से देखते हैं। 189 में टोटल 9 क्लासेस बताए गए हैं। देखते हैं तो पहला क्लास इसमें बताया गया विधि विरुद्ध जमाव में, 2 में पनिशमेंट, 2 में बताया गया विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना और 2 में ही इसका पनिशमेंट भी बताया गया है। क्लास 189 का क्लास 3 बताता है कि किसी विधि विरुद्ध जमाव का यह जानते हुए कि उसके बिखर जाने का समादेश दे दिया गया, सम्मिलित होना या उसमें बने रहना। और खंड 4 बताता है 144 वाली बात बताता है 189 4 कि घातक आयुध से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना। 189 5 या अधिक व्यक्तियों के जमाव को बिखर जाने का समादेश दिए जाने के पश्चात उसमें जानते हुए सम्मिलित होना या बने रहना। और 189 6 में बताया गया है विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित करने के लिए व्यक्तियों को भाड़े पर लेना या भाड़े पर लेने के प्रति मौनानुकूलता। 189 क्लास 7 में बताया गया विधि विरुद्ध जमाव के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों को संश्रय देना। 189 का क्लास 8 में बताता है विधि विरुद्ध जमाव या बलवे में भाग लेने के लिए भाड़े पर जाना या शस्त्र चलाना। अब आता है 190। 190 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट धारा है। इसको आप धारा 3 खंड 5 के साथ पढ़ सकते हैं। धारा 3 खंड 5 में क्या था एक बार रिवाइज करिए तो वहाँ पे हमने आपको सामान्य आशय के बारे में बताया था। और 190 में क्या यहाँ पे सामान्य उद्देश्य की बात की गई है। 190 विधि विरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य के अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी। 191 में बलवा बताया गया, इसको भी कई खंडों में बांटा गया है। तो 191 का जो खंड 1 है इसमें बलवा करना बताया गया है। 191 खंड 2 में बलवा के लिए दंड बताया गया। 192 अब आता है तो 92 अब कहता है बलवा कराने के आशय से स्वैरिकता से प्रकोपन देना यदि बलवा ना किया जाए। 193 उस भूमि के स्वामी, अधिभोगी आदि जिस पर विधि विरुद्ध जमाव या बलवा किया गया है का दायित्व। 194 दंगा इंपॉर्टेंट धारा है। 194 तो रट डालिए। 194 में दंगा। 194 में 2 खंड है, पहले में पनिशमेंट है, 2 में दंड है। दंगा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है तो 2 होती है। आगे बढ़ते हैं। बलवा में कितने होते हैं तो 5 होते हैं।
पढ़ते हैं अगली धारा 195। तो लोक सेवक जब बलवे इत्यादि को दबा रहा हो तब उस पर हमला करने या उसे बाधित करना। 196 धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संपरिवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य। 197 राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन व्याख्यान। अध्याय 12 आता है 198 से 205 तक जाता है। ये लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में है। अब देखिए अध्याय 12 और 13, 14, 15 ये अध्याय लोक से संबंधित हैं। अब हम देखते हैं अगली धारा हमारी, तो ये 198 से 205 तक जाता है। 198 कहता है लोक सेवक जो किसी व्यक्ति को क्षतिकारी करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है। 199 लोक सेवक जो विधि के अधीन निर्देश की अवज्ञा कर रहा है। 200 पीड़ित का उपचार न करने के लिए दंड, इंपॉर्टेंट धारा है, अंडरलाइन कर लीजिए। पीड़ित का उपचार न करने के लिए दंड कहाँ है पे 200 है। लोक सेवक जो क्षतिकारी करने के लिए अशुद्ध दस्तावेज रचता है 201 में, यानी कि 199 200 याद कर लीजिए। 199 में लोक सेवक जो विधि के अधीन निर्देश की अवज्ञा करता है और 200 में पीड़ित का उपचार नहीं करता है। 201 में लोक सेवक जो क्षति करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है। 202 लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से व्यापार में लगा है। 203 लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से संपत्ति क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है। 204 है लोक सेवक का प्रतिरूपण। 205 कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन धारण करना। अध्याय 13 आता है 206 से 226 तक। यह लोक सेवक के प्राधिकार विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में। इसमें जो धारा है वो समनों की तामील या अन्य कार्रवाई से बचने के लिए फरार हो जाना। धारा 206 में बताया गया है कि समनों की तामील का या अन्य कार्रवाई के से बचने के लिए फरार हो जाना। 207 में समन की तामील का या अन्य कार्रवाई का या उसके प्रकाशन का निवारण करना। 208 में लोक सेवक का आदेश न मानकर गैरहाजिर रहना। 209 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के अधीन किसी उद्घोषणा के उत्तर में गैर हाजिर रहना। 210 में है दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए विधिक रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक सेवक को पेश करने का लोक। 211 विधिक रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या इत्तला देने का लोक। 212 मिथ्या इत्तला देना। 213 शपथ या प्रतिज्ञान से इनकार करना, जबकि लोक सेवक द्वारा वैसा करने के लिए सम्यक रूप से अपेक्षित किया जाए। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि शपथ नहीं लेंगे तो 213 में जाएगा, मिथ्या कथन करेंगे 212 में है होगा, और अगर सूचना इत्तला नहीं दी जाएगी, विधि रूप से आबद्ध हैं लोक सेवक को सूचना इत्तला नहीं दी गई तो 211 में। 212 में मिथ्या इत्तला देना। 213 में शपथ ना करना इनकार करना। 214 में है प्रश्न करने के लिए प्राधिकरण लोक सेवक को उत्तर देने से इनकार करना। 215 कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना। 216 में शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान करने के लिए प्राधिकरण लोक सेवक की या व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान पर मिथ्या कथन। 217 इस आशय से मिथ्या इत्तला देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षतिकारित करने के लिए करे। 218 लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध। 219 लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति का अवैध क्रय या उसके लिए अवैध बोली लगाना। 221 लोक सेवक के लोक कृत्यों का निर्वहन में बाधा डालना। 222 लोक सेवक की सहायता करने का लोक, जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। 223 लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा। 224 लोक सेवक को क्षति करने की धमकी। 225 लोक सेवक के से संरक्षा के लिए आवेदन करने से विरत रहने के लिए किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए क्षति की धमकी। 226 विधि विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करने से विरत रहने के लिए आत्महत्या का प्रयत्न। अब हमारा अध्याय 14 शुरू हो जाता है, जो 227 से लेकर 269 तक जाता है, 227 से लेकर 269 तक जाता है। यह मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में। 227 में मिथ्या साक्ष्य देना, मिथ्या साक्ष्य गणना। 228 में मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड। 229 में 230 में है मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोषित कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गणना। 231 में आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषित करने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गणना। 232 किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना। 233 उस साक्ष्य का काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है। 234 से मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षर करना। 235 प्रमाण पत्र को जिसका मिथ्या होना ज्ञात है सत्य के रूप में काम में लाना। 236 ऐसी घोषणा में जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके किया गया मिथ्या कथन।
237 ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए उसे सत्य के रूप में काम में लाना। 238 अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या साक्ष्य या मिथ्या इत्तला देना। 239 है इत्तला देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की इत्तला देने का जानबूझकर लोप करना। 240 किए गए अपराध के विषय में मिथ्या इत्तला देना। 241 साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना। 242 वाद या अभियोजन में किसी कार्य या कार्रवाई के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपण। 243 संपत्ति को समापन किए जाने में या निष्पादन में अभिग्रहित किए जाने से निवारित करने के लिए उसे कपटपूर्वक हटाना या छिपाना। 244 संपत्ति पर उसके समापन किए जाने में या निष्पादन अभिग्रहित किए जाने से निवारित करने के लिए कपटपूर्वक दावा। 245 ऐसी राशि के लिए जो शोध न हो कपटपूर्वक डिक्री होने देना सहन करना। 246 बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना। 247 ऐसी राशि के लिए जो शोध नहीं है कपटपूर्वक डिक्री अभिप्राप्त करना। 248 क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप। 249 अपराधी को संशय देना। 250 अपराधी को दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए उपहार आदि लेना। 251 अपराधी के प्रतिच्छादन के प्रतिफल स्वरूप उपहार की प्रस्थापना या संपत्ति का प्रत्यावर्तन। 252 संपत्ति चोरी की संपत्ति इत्यादि के वापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार लेना। 253 ऐसे अपराधी को संशय देना जो अभिरक्षा से निकल भागा है या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है। 254 लुटेरों या डाकुओं को संशय देने के लिए शास्ति। 255 लोक सेवकों द्वारा किसी व्यक्ति का दंड या किसी संपत्ति के समापन से बचाने के आशय से विधि के निर्देश की अवज्ञा। 256 किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति का समापन से बचाने के आशय से लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना। 257 न्यायिक कार्रवाई में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक सेवक द्वारा भ्रष्टापूर्वक किया जाना। 258 प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा जो यह जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है विचारण के लिए या परिरोध करने के लिए सुपुर्दगी। फिर आता है 259 पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का जानबूझकर लोग। 260 दंडादेश के अधीन विधिपूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का शासक लोग। 261 लोक सेवक द्वारा उपेक्षा से परिरोध या विरक्षा में से निकल भागना सहन करना। 262 किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा। 263 किसी अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा। 264 उन दशाओं में जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं है लोक सेवक द्वारा पकड़ने का लोप या निकल भागना सहन करना। 265 अन्यथा अनुबंधित दशाओं में विधि पूर्वक पकड़ने में प्रतिरोध या बाधा या निकल भागना या छुड़ाना। 266 दंड के परिहार की शर्त का अतिक्रमण। 267 न्यायिक कार्रवाई में बैठे हुए लोक सेवक का जानबूझकर अपमान या उसके कार्य में विघ्न। 268 असेसर का प्रतिरूपण। 269 जमानत या बंद पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्यायालय में हाजिर होने में असफलता। अब देखते हैं हम अध्याय 15 में देखिए 5 चीज़ें हैं। कौन कौन सी? लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता, सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, जो हमारा 270 से 297 तक जाता है। इम्पोर्टेंट धाराएँ हैं, एग्जाम में आती भी है बराबर ये धाराएँ, ध्यान से सुनिएगा। 270 में लोक न्यूसेंस। 71 में उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभव है। 272 में परिद्वेषपूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभव हो। 273 में क्वारंटीन के नियम की अवज्ञा, इंपॉर्टेंट धारा। 274 में विक्रय के लिए आश्रित खाद्य या पेय का अपमिश्रण। 275 में अपायकर खाद्य या पेय का विकिरण। 276 में औषधि का अपमिश्रण। 277 में अपमिश्रित औषधियों का विक्रय। 278 में औषधि का भिन्न औषधि या निर्मित के तौर पर विक्रय। 279 में लोक जल स्रोत या जलाशय का जल गंदा करना। 280 वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना। 281 लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना। 282 जलयान का उतावलेपन से चलाना। 283 भ्रामक प्रकाश चिन्ह या बोए का प्रदर्शन। 284 अछामकर या अति लदे हुए जलयान में भाड़े के लिए जलमार्ग से किसी व्यक्ति का प्रवाहन। 285 लोक मार्ग या नौ परिवहन पथ में संकट या बाधा। 286 विषैले पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। 287 अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। 288 विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण। 289 मशीनरी के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। 290 किसी निर्माण को गिराने, उसकी मरम्मत करने या संनिर्माण करने के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण।
291 जीव जंतु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। 292 अन्यथा अनुबंधित मामलों में लोक न्यूसेंस के दंड, यानी कि इन अगर धाराओं में नहीं आता है, न्यूसेंस किया गया तो 292 में जाएगा। फिर आता है 293 न्यूसेंस बंद करने के व्यादेश के पश्चात इसका चालू रखना। 294 अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय आदि। 295 बालक को अश्लील पुस्तकों का विक्रय आदि। 296 अश्लील कार्य करने। 297 लाटरी कार्यालय रखना। अध्याय 16 आता है धर्म संबंधी अपराधों के विषय में। 298 से 302 जाता है। तो 298 कहता है किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान में क्षति करना या अपवित्र करना। 299 विमर्शित और विदेशपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों को अपमान करके उसके धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हों। 300 धार्मिक जमाओं में वृद्धि नहीं करना। कब्रस्तान आदि में अत्याचार करना 301 है। 302 किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करना। अब हमारा चैप्टर 17 शुरू होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्री मेंस इंटरव्यू। इसमें से बम्पर क्वेश्चन बनते हैं, आपको इसके धाराएं तो टिप पे होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में धारा 303 से लेकर 334 तक जाता है। 303 में चोरी बताया गया है, इसे भी कई क्लासेस में बांटा गया है, हम देख लेते हैं। 303 को 2 क्लास में बांटा गया है। पहले खंड में चोरी की परिभाषा दी गई है, दूसरे में बताया गया चोरी के लिए दंड। 304 नया ऐड हुआ है, नया जोड़ा गया क्या है, झपटमारी है। 305 में है निवास गृह यातायात के साधन या पूजा स्थल आदि में चोरी। 306 लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे में संपत्ति की चोरी। 307 में चोरी करने के लिए मृत्यु उपाधि अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी। 308 देखिए, 308 है उद्यापन एक्सटॉर्शन। 308 को टोटल 8 खंडों में बांटा गया है, 7 खंडों में। 308 को 7 खंडों में बांटा गया। एक्सटॉर्शन की जितनी भी धाराएं थी सब 308 में रख दी गई। 308 क्लास 1 में इसका एक्सटॉर्शन की परिभाषा दी गई है। 2 में पनिशमेंट दिया गया। 3 में बताया गया है कि उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालना। और खंड 4 में बताया गया है 308 के किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपत्ति के भय में डालकर उद्यापन करना। 308 खंड 5 में बताया गया है उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपत्ति के भय में डालना। 308 खंड 6 में बताया गया मृत्यु, आजीवन कारावास आदि से दंडनीय अपराध का अभियोग लगाने की धमकी देकर उद्यापन करना। 308 खंड 7 बताता है उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को अपराध का अभियोग लगाने के भय में डालना। फिर अब हम आते हैं अगली धारा 309। 309 में भी कई क्लासेज हैं, ये भी इम्पोर्टेंट धारा है। 309 में लूट बताया गया है, इसे टोटल 6 खंडों में बांटा गया है। इस देखते हैं। पहले खंड में बताया गया है लूट। पहला खंड बताता है कि जो सब प्रकार की जो लूट होती है उसमें या तो चोरी होता है या उद्यापन होता है। दूसरा खंड बताता है कि चोरी कब लूट बनता है। तीसरे में बताता है उद्यापन कब लूट बनता है। और 309 खंड 4 बताता है कि लूट के लिए दंड बताया गया। और 309 खंड 5 में लूट करने का प्रयास बताया गया। 309 खंड 6 में लूट करने में स्वेच्छा उपत्ति कारित करना बताया गया। 310 देखते हैं तो ये डकैती के बारे में बताता है। 310 इसमें भी कई खंडों में बताया गया। 310 खंड 1 में डकैती की परिभाषा दी गई है। और 310 खंड 2 में डकैती के लिए दंड दिया गया है। और खंड 3 में हत्या सहित डकैती का पनिशमेंट है। 310 खंड 4 में डकैती करने की तैयारी बताई गई है। और 310 खंड 5 में डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होना बताया गया। और डाकुओं की टोली होने के लिए दंड भी 310 खंड 5 में ही बताया गया। अगली धारा देखते हैं तो 311 है मृत्यु या घोर उपत्ति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती। 312 घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न। 313 लुटेरों आदि की टोली होने के लिए दंड। संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के विषय में शुरू हो जाता है। 314 में संपत्ति के बेईमानी से दुर्विनियोग करना। और 315 में है ऐसे व्यक्ति की बेईमानी से दुर्विनियोग जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी। अगली धारा देखते हैं आपराधिक न्यास भंग के लिए 316 बताया गया है, उसी में ही सब क्लासेज ऐड हो गए हैं। 317 में चुराई हुई संपत्ति के विषय में, छल के विषय में 318 आ जाता है। तो 319 है प्रतिरूपण द्वारा छल। अब देखते हैं कपटपूर्व विलोखों संपत्ति व्ययों के विषय में है। तो ये 320 से लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाना। 321 ऋण को लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से बेईमानी से या कपटपूर्वक निवारित करना। 322 से अंतरण के ऐसे विलेख को जिसमें प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन अंतर्विष्ट है, बेईमानी से या कपटपूर्वक निष्पादन।
323 में संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाया जाना। रिष्टि के विषय में देखते हैं तो 324 में रिष्टि इंपॉर्टेंट धाराएं हैं। 325 में जीव जंतु का वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि। 326 में क्षति, जल प्लावन, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि है। 327 रेल, वायुयान, तल्लायुक्त या 20 टन बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या शापत बनाने के आशय से रिष्टि। 328 से चोरी आदि को करने के विषय में के आशय से जलयान को शासे, भूमि या किनारे पर चढ़ा देने के लिए दंड। अब आता है आपराधिक अत्याचार, इंपॉर्टेंट धारा है। 329 आपराधिक अत्याचार और गृह अत्याचार, इसको भी कई खंडों में बांटा गया है। 330 आता है गृह अत्याचार और गृह वेदन। 329 का खंड 1 बताता है आपराधिक अत्याचार की परिभाषा, 2 में गृह अत्याचार के बारे में बताया गया है और 3 में बताया गया आपराधिक अत्याचार के लिए दंड, और खंड 4 में गृह अत्याचार के लिए दंड 329 में बताया गया है। 330 को भी देखते हैं तो गृह अत्याचार, गृह वेदन, इसके खंड 1 में प्रच्छन्न गृह अत्याचार के बारे में बताया गया है, और खंड 2 में रात्रो प्रच्छन्न गृह अत्याचार है, और खंड 3 में गृह वेदन है, और खंड 4 में रात्रो गृह वेदन। 331 देखते हैं, इंपॉर्टेंट धारा है, ये भी कई खंडों में बांटा हुआ है। गृह अत्याचार, गृह वेदन के लिए दंड। अब इसमें देखिए 331 में टोटल 8 खंड बताए गए। पहले खंड में 331(1) में बताया गया प्रश्न गृह अत्याचार, गृह वेदन के लिए दंड। 331(2) में कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए प्रश्न गृह अत्याचार, गृह वेदन। 331(3) में उपाति हमले या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात प्रश्न गृह अत्याचार या गृह वेदन। 331(4) में रात्रो प्रश्न गृह अत्याचार या रात्रो गृह वेदन के लिए दंड बताया गया है। 331 खंड 5 में कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए रात्रो प्रच्छन्न गृह अत्याचार या रात्रो गृह वेदन। 331 खंड 6 में उपाति हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात रात्रो प्रच्छन्न गृह अत्याचार या रात्रो गृह वेदन। 331 खंड 7 में प्रच्छन्न गृह अत्याचार या गृह वेदन कारित करते समय घोर उपत्ति कारित करना। 331 खंड 8 है रात्रो प्रच्छन्न गृह अत्याचार या रात्रो गृह वेदन में संयुक्तता संपृक्त समस्त व्यक्ति दंडनीय है, जबकि उनमें से एक द्वारा मृत्यु या घोर उपत्ति कारित की गई है। अब 332 देख लेते हैं, अपराध करने के लिए गृह अत्याचार। 333 से उपाति हमला, सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात गृह अत्याचार। 334 ऐसे पात्र को जिसमें संपत्ति है बेईमानी से तोड़कर खोलना। अध्याय 18 आता है दस्तावेजों के संबंध में है, दस्तावेजों संपत्ति चिन्हों के संबंधी अपराधों के विषय में। 335 से 350 तक जाता है। 335 मिथ्या दस्तावेज। 336 कूट रचना। 337 न्यायालय के अभिलेख की या लोक रजिस्टर आदि की कूट रचना। 338 मूल्यवान प्रतिभूति बिल इत्यादि की कूट रचना। 339 से 337 या 338 में वर्णित दस्तावेज को या कूट रचित जानते हुए या उसे असली के रूप में उपयोग में लाने के आशय रखते हुए कब्जे में रखना। आगे देखते हैं। 340 आता है कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और इसे असली के रूप में उपयोग में लाना। 341 से धारा 338 के अधीन दंडनीय कूट रचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा आदि को बनाना या कब्जे में रखना। 342 से धारा 338 में वर्णित दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिन्ह की कूटकृति बनाना या कूटकृत चिन्ह युक्त पदार्थों को कब्जे में रखना। 343 देखते हैं तो 343 से विल दत्तक ग्रहण, प्राधिकार पत्र या मूल्यवान प्रतिभूति को कपटपूर्वक रद्द, नष्ट आदि करना। 344 लेखा का मिथ्याकरण। संपत्ति चिन्हों के विषय में अगर हम देखते हैं तो 345 संपत्ति चिन्ह है। 346 क्षति करने के आशय से संपत्ति चिन्ह को बिगाड़ना। 347 संपत्ति चिन्ह का कूटकरण। 348 संपत्ति चिन्ह के कूटकरण के लिए कोई उपकरण बनाना या कब्जे पर रखना। 349 कूटकृत संपत्ति चिन्ह से चिन्हित माल का विक्रय। 350 किसी ऐसे पात्र के ऊपर मिथ्या चिन्ह बनाना जिसमें माल रखना। अध्याय 19 आता है 351 से 357 तक है ये आपराधिक अभित्रास, अपमान, मानहानि आदि के विषय में। 351 आपराधिक अभित्रास। 352 लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से शासय अपमान। 353 लोक रिष्टिकारक वक्तव्य। 354 व्यक्ति को यह विश्वास कराने के लिए उत्प्रेरित करने के लिए देवी या प्रसाद का भाजन होगा, कराया गया कार्य। 355 मत व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में उच्चार, मानहानि के विषय में। 356 है और 357 है असहाय व्यक्ति की परिचय करने की और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की संविदा भंग के विषय में। अध्याय 20 आता है निरसन और व्यावृत्ति के विषय में। 358 में निरसन और व्यावृत्ति। इस प्रकार हमने भारतीय न्याय संहिता की जितनी भी धाराएं थी सबको कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और आपको अगर इसी तरह से दूसरी वीडियोस भी चाहिए
तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट्स करें और अपने जो भी सुझाव हैं उनको बताएं, ताकि हम अन्य विषयों पर भी इसी तरह से इंडेक्स बेस्ड वीडियो ला सकें। थैंक यू सो मच।